बच्चों, आपका स्वागत है रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आप सबको क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है। पदार्थ हमने आसपास अपने बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं रोज़ हर दिन। लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, कुर्सी, मेज़। कभी हमने सोचा है कि इसके बारे में ये कैसे बनते हैं, कैसे तैयार होते हैं, इनका क्या संरचना है। तो आज हम इन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे कि पदार्थ की परिभाषा क्या होगी। पदार्थ हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाता है। जैसे कि हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, द्रव्य या पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। एक बार हम फिर से बता रहे हैं कि द्रव्य व पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। सर्वप्रथम हमारे भारत में भी हमारे पूर्वजों ने भी पदार्थ की डिफिनेशन बताई, परिभाषा बताई, और यूनानी दार्शनिकों के अनुसार भी पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। जो हमारे यूनानी दार्शनिक थे, उन्होंने भी अध्ययन किया तो इन्होंने बताया कि पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। कितने? पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। इन 5 तत्वों को, अर्थात जिससे हमारा पदार्थ बना है, जिन 5 तत्वों से दार्शनिकों के उधार वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश, किन तत्वों से बना है पदार्थ? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश। ये हमारे दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसे पंचतत्व कहा गया। जिसको किसे क्या कहा गया? पंचतत्व। इन 5 तत्वों को पंचतत्व कहा गया है। पदार्थ की परिभाषा हमने देखा है, जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है। हर वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होगा और वह स्थान घेरेगी, पदार्थ कहलाएगी। यहाँ तक कि सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब हमारे क्या है बच्चों? पदार्थ ही हैं। हमारी मेज, कुर्सी, यहाँ तक मानो हम लोग भी पदार्थ ही हैं। हम लोग की भी संरचना पदार्थों से ही बनी है, तो हम लोग भी पदार्थ के अंदर आएंगे। ठीक है। पदार्थों का वर्गीकरण 2 अवस्थाओं पे करता है। एक तो भौतिक अवस्था के आधार पर, दूसरा रासायनिक संगठन के आधार पर। पदार्थों का वर्गीकरण 2 आधार पे हुआ है। पहला है भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर हम ठोस, द्रव, गैस के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर हम क्या क्या पढ़ेंगे? ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। रासायनिक संगठन के आधार पर पदार्थ 2 तरह के होते हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण, जिसमें शुद्ध पदार्थ में हम तत्व और यौगिक आ जाएगा और मिश्रण में हम समांगी और विषमांगी। लेकिन फ़िलहाल हमको इसको नहीं पढ़ना है, हमको ये हमारे अगले चैप्टर में आएगा। हम इस चैप्टर में ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें हम पदार्थ की अवस्था अर्थात ठोस, द्रव, गैस के अभिलक्षण के बारे में पढ़ेंगे। पदार्थों का भौतिक स्वरूप कैसा होता है? भौतिक स्वरूप मतलब इसका रंग, रूप, आकार, संरचना कैसा है। पदार्थों का भौतिक स्वरूप कैसा होता है? तो पदार्थ जो होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से बनकर बने होते हैं। पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसको देखना असंभव है। पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिनको हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। और जिन छोटे कणों से पदार्थ मिलकर बने होते हैं, इनको हम परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम परमाणु कहते हैं। पदार्थ जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उन्हें हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, क्योंकि इनको हम नंगी आँखों से देख ही नहीं सकते हैं। पदार्थ हमेशा अणु के रूप में होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं वो अणु के रूप में होते हैं, और ये अणु ही रासायनिक अभिक्रियाओं में आगे चलकर भाग लेता है। परमाणु हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला क्या है? अणु। पदार्थ का कण अणु हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु हमारा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। क्यों? क्योंकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। तो हमने देखा पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब इन पदार्थों के कणों के गुण क्या होते हैं? ये छोटे छोटे जो कण हैं, इनके गुण क्या होंगे? पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, अर्थात
हमने अभी बताया जैसे कि पदार्थ के कण अत्यधिक छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। और पदार्थ के दूसरा पॉइंट है हमारा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण जो होते हैं, जैसे ये पदार्थ के जो कण हैं आपस में ये ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच में एक स्पेस होता है। देखो हमारे बीच ये एक स्पेस दिखा, तो इसको कहते हैं पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। आपने कभी घर पे बच्चों आपने देखा ना, घर पे आप एक गिलास लेना, उसमें पानी लेना, पानी और उसमें 1 चम्मच चीनी डालो, 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डालो और उसको घोलो। और जितना पानी, पहले जब आपने गिलास में पानी लिया तो उसको पहले वो निशान लगा दो कि वो पानी कितना है उस गिलास में। उसके बाद में आप उसमें 2 चम्मच चीनी डाल के उसको घोलो। घोलने के बाद आप देखते हो क्या पानी का स्तर बढ़ता है? क्या पानी का स्तर बढ़ेगा? नहीं, पानी का स्तर उतना ही रहता है जितना पहले हमारा निशान लगा हुआ था। तो 2 चम्मच चीनी डालने पर वो पानी का स्तर बढ़ा भी नहीं, तो वो चीनी कहाँ गई? आप सोचो कि वो चीनी कहाँ गई? वो चीनी जो हमारे जल में जो रिक्त स्थान थे, क्या कहते हैं, हमारा जल भी एक पदार्थ ही है, उसमें जो स्पेस था जल के बीच में, जो जल के बीच जो एक स्थान था, चीनी ने क्या किया, चीनी के गढ़ जब घुले तो नन्हे नन्हे और छोटे छोटे कणों में बदल गए। चीनी के क्रिस्टल घुलने पर और छोटे छोटे कणों में बदल गए, और ये घुलने पर उसकी जो जल में हमारे रिक्त स्थान थे उसकी जगह ले लेते हैं। इस वजह से हमारे जल का स्तर जो है गिलास निशान के ऊपर नहीं आता है और वो वहीं पर रहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। आप क्या कहते हैं, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं। आप देखे हो, आप कमरे में एक अपने भगवान के, आपके घर में मंदिर है या कुछ है, तो आप पूजा करते हो, अगरबत्ती लगाते हो, तो आप पूजा घर में अगरबत्ती लगाते हो, उसकी महक पूरे कमरे में फैल जाती है। उसकी महक कहाँ पूरे कमरे में फैल जाती है। क्यों फैल जाती है? क्यों फैल जाती हैं? क्योंकि पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, और गतिशील होने के कारण वो पूरे कमरे में उसकी महक फैल जाती है। ठीक इसी तरह घर पे मम्मी, इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और घर पे पकौड़ी बन जाए या कचौड़ी बन जाए तो बात ही अलग है। और जब मम्मी बनाती है तो आप बाहर बैठे हो या कहीं हो तो आपको उसकी महक पहुंच ही जाती है गरम गरम पकौड़ी की। आप झट से दौड़कर घर चले आते हो और आपको वो महक, वही आप ठंडी पकौड़ी, सुबह की बनी हुई पकौड़ी, आपको उसकी महक आपके पास नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जो गरम कण होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गतिशील होते हैं, इसलिए हमें उसकी महक वहाँ तक पहुँच जाती है। तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसलिए ताज़े भोजन की महक हमारे नाकों तक बहुत ही जल्दी पहुँच जाती है और ठंडे भोजन की महक हमारे पास नहीं आती। इससे ये भी पता चलता है जो पदार्थों की कणों की गतिशीलता है, जो पदार्थ के कणों की गतिशीलता है वो तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे पदार्थ के कणों की गतिशीलता भी बढ़ती है। इससे हमने एक चीज़ सीखा कि जैसे जैसे तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिशीलता बढ़ती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ के गण होते हैं इसमें एक आकर्षण होता है, एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कहते हैं पदार्थ के कण, इसमें एक आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को समान आवेश कभी भी आकर्षण नहीं करेंगे। समान आवेश जो है कभी भी आकर्षण नहीं करेंगे। असमान आवेश अर्थात एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक एनोड का काम करेगा तो एक कैथोड का काम करेगा, तब दोनों में आकर्षण होगा। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए इनके अणु आपस में बंधे हुए होते हैं और एक दूसरे को ये जोड़े रखते हैं इसी आकर्षण के कारण। अभी हमने बताया कि ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। ताप बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। आप घर पे देखे होंगे, भोजन बनाते हो या कुछ करते हो तो पानी गर्म करते हो तो बहुत तेज़ी से कुछ देर बाद भाप निकलने लगता है, गैस में बदल जाता है और उस भोजन की जो महक है वो हमारे नाकों तक आने लगती है बहुत तेज़ी से। विसरण
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। स्वतः, जैसे जो कोई दो पदार्थ है, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, वो स्वतः मिले, खुद मिले, अपने आप मिले, वो विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विसरण। दो विभिन्न पदार्थों का कणों का स्वतः मिलना, जब दो अलग अलग तरह के पदार्थ हैं वो आपस में स्वयं मिल जाएं तो वो कहलाता है, विसरण कहलाता है। जैसे अगरबत्ती की महक को हम वायु में हम नहीं मिलाते हैं खुद। क्या हम अगरबत्ती की महक को वायु में खुद मिलाने जाते हैं? नहीं। अगरबत्ती की महक वायु में खुद महक जाती है और वहाँ का वातावरण, पूरा वहाँ का वायु महकने लगता है। तो इसी को कहते हैं दो विभिन्न पदार्थों के स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण, जैसे कि पानी, एक गिलास लिया, उसमें हमने 2 बूंद इंक डाली, कुछ देर बाद देखेंगे धीरे 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 सारे क्योंकि पदार्थ के गतिशील है और सारा जो इंक है, जो पानी है, वो इंक से नीला नीला ब्लू ब्लू हो जाएगा। फिर उस पानी को हम निकाल के दूसरे बर्तन में डालें, थोड़ा सा दूसरे और पानी वाले में डालें, वो पानी भी नीला हो जाएगा। फिर थोड़ा सा और पानी डालें उसमें, वो दूसरे में डालें, लेकिन अर्थात वो नीला होता चला जाएगा, मिलता उसके कण और छोटे होते हुए मिलते चले जाएंगे। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। और विसरण जो है सभी में संभव, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में विसरण संभव है। गैसों में सबसे ज़्यादा विसरण होता है, अर्थात हमारे गैस में, इसलिए देखा हो गैस में हमें महक बहुत जल्दी आती है, गैसों में विसरण बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, उसके बाद में द्रव में होता है, उसके लास्ट में ठोस में होता है। तो सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है? सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है? गैसों में होता है। सबसे ज़्यादा विसरण किस में होता है? गैसों में होता है। फिर उसके बाद द्रव्य में होता है और ठोस में होता है। अब हमने देखा विसरण, देखा अर्थात विसरण के माध्यम से दो पदार्थ आपस में स्वतः मिलते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्था, इस चैप्टर में हमें मेन चीज़ जो हमारा पर्पज है पदार्थ की अवस्थाओं का अध्ययन करना है, कि पदार्थ की अवस्थाओं का परिवर्तन देखना है हमको। तो पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की मुख्य रूप से वैसे तो 5 होती है, वैसे तो 5 अवस्थाएं होती हैं। चौथा हमारा प्लाज्मा है और 5वां हमारा आइंस्टीन बोस है। ठोस, पहली अवस्था ठोस। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं। ठोस आप जैसे हमने ये मार्कर लिया है, ये मार्कर हमारा, इसका आकार निश्चित है, इसका शेप निश्चित है, इसका आयतन निश्चित है। तो अब इसको हम इसका आकार चेंज नहीं कर सकते जब तक हम कोई इसमें तापमान या कोई दाब नहीं लगाएंगे, जब तक इसका आकार हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस का आकार मतलब जो ये, और ठोस कठोर होते हैं, ठोस कठोर होते हैं। और आकर्षण, ठोस में आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। इनके अणु जो होते हैं बहुत सी, जैसे कि इस फिगर में देखिए, इनके अणु बहुत आकर्षण के बल के कारण एकदम से पास सटे हुए होते हैं। इनके जो अणु हैं आकर्षण बल के कारण पास सटे हुए होते हैं, इसलिए ये कठोर होते हैं। इनमें आकर्षण बल इतना अधिक होता है तभी ये कठोर होते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है। इनके अणु जो है निश्चित सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित क्रम में। देखा होगा आप, देखो जैसे कि ये ठोस का हमने बनाया हुआ है फिगर, तो इसमें इनके अणु जो है एकदम पास ऐसे व्यवस्थित हैं, एकदम क्रम से व्यवस्थित है, लाइन से, ऐसे सीक्वेंस से। तो इनके जो कण होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। आकर्षण बल इनमें अधिक होता है, इसलिए ये कठोर होते हैं। इनके अणु बहुत ही पास होते हैं। घनत्व, इनका घनत्व अधिक होता है। अणु इनके निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं और इसी कारण वो कठोर होते हैं। आकार, फिर हमारा द्रव्य आता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण करता है। द्रव को गिलास में रखो आप, गिलास के जैसा हो जाएगा। आप एक बोतल में उसको भरो, वो बोतल जैसे हो जाता है। अब उसको बाल्टी में द्रव को रखो, बाल्टी जैसा शेप ले लेता है। अर्थात जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इनका आकार अनिश्चित होता है। क्यों होता है? अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि द्रव का आकार अनिश्चित क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि द्रव के अणु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। द्रव के अणु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं, इसलिए इनका आकार अनिश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव का आकार अनिश्चित होता है लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है।
और क्या कहते हैं, इनमें द्रव का में आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम होता है। आकर्षण बल होता है द्रव में, लेकिन ठोस की अपेक्षा कम होता है। इनका घनत्व भी ठोस की अपेक्षा कम होते हैं। इनके अणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। द्रव के अणु, जैसे कि हमारा ठोस में इनके अणु देखिए, आप देखिए इनके अणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। इनके अणु जो है निश्चित क्रम में व्यवस्थित है, लेकिन द्रव के अणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, और इसी कारण अणुओं की गतिशीलता के कारण ये तरल होते हैं, क्योंकि इनके अणु ज़्यादा गतिशील होते हैं ठोस की अपेक्षा, इसी कारण ये तरल होते हैं। इनकी गैस आयतन, इनका आकार और आयतन एवं आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। गैसों का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इनका दाब, इनके क्यों इनका आयतन और आकार निश्चित होता है? ये द्रव की तरह गैस भी जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। और दाब समान सभी दिशाओं में, जो इनका दाब है, गैसों का दाब समान सभी दिशाओं में, बराबर सभी दिशाओं में समान लगाता है। गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है। गैसों में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होती है सभी की अपेक्षा। गैसों में गतिज ऊर्जा, जैसे कि विसरण गैसों में अधिक। द्रव का आकार एवं आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। द्रव में जो बहने का गुण होता है वो अणुओं की गतिशीलता के कारण होता है। इनके अणु व्यवस्थित क्रम में नहीं होते हैं, और क्या कहते हैं, द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। आयतन एवं आकार, गैस का आयतन एवं आकार अनिश्चित होता है। दाब सभी दिशाओं में समान रूप से गैसों का लगता है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमारे चारों तरफ वायु है, वायुमंडल है। यहाँ प्रत्येक मनुष्य, जो भी मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, चारों तरफ वायु है, और ये हमारा ऊपर नीचे आगे पीछे सभी दिशाओं से समान रूप से दाब डालता है। और यही रीज़न है, यही कारण है कि हम इस पृथ्वी पर रहने के लिए संभव हैं। अगर वायु ना होता तो इस पृथ्वी पर हम जीने के लिए योग्य नहीं होते। अगर वायु का यहाँ दाब हमारे ऊपर ना होते तो हमारे सारे मुंह, नाक, कान से सभी जगहों से ब्लड आने लगते हैं। और अंतरिक्ष में जैसे देखते हैं कि अंतरिक्ष में निर्वात होता है, वहाँ कोई माध्यम नहीं होता, इसलिए वहाँ अंतरिक्ष यात्री एक विशेष प्रकार का स्पेस सूट पहन के जाते हैं, जिससे उनके शरीर के दाब को बनाए रखता है। अगर वो दाब ना पहन के जाए तो वहीं वो उनके नाक, कान, मुंह से ब्लड आने लगेगा, और क्योंकि उनको दाब नहीं मिलेगा, और अब वो जो उनके शरीर का दाब ज़्यादा बढ़ जाएगा बाहरी दाब की वजह से, तो उनके ब्लड ऑर्गन्स बाहर आ जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। दाब समान सभी दिशाओं में लगता है। गतिज ऊर्जा अधिक होता है। गैसों में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होता है। सभी के माध्यम से गैसों में गतिज ऊर्जा बहुत अधिक होता है, और इनमें विसरण जो होता है, अर्थात दो विभिन्न पदार्थों का स्वतः मिलना, हमने देखा जो विभिन्न पदार्थ आपस में स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। और पदार्थों में विसरण जो होता है गैसों में अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है, लास्ट में ठोस में होता है। सबसे अधिक गैसों में होता है। हमने देखा पदार्थ क्या है, पदार्थों का वर्गीकरण देखा। पदार्थ को दो भौतिक अवस्था के आधार पर और रासायनिक संगठन के आधार पर बांटा गया। इस चैप्टर में हमने भौतिक अवस्था के आधार पर चैप्टर को पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जाना। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। हमने देखा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। पदार्थ के कण इतने सूक्ष्म हैं जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। और क्या कहते हैं, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, और इनकी गतिशीलता तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। अर्थात पदार्थ के कणों की जो गतिशीलता है तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। विसरण, दो पदार्थों का स्वतः मिलना, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। वैसे तो 5 होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। इसमें ठोस में आकर्षण बल अधिक होता है। ठोस के अणु जो होते हैं बहुत ही सुव्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनका घनत्व अधिक होता है। ठोस के अणु सुव्यवस्थित क्रम में होते हैं। इनका आकर्षण बल बहुत ही पास होता है, इसी वजह से ये कठोर होते हैं। द्रव आकार, इनका द्रव का आकार अनिश्चित होता है। द्रव को जिस भी बर्तन में रखा जाएगा
उसी का आकार ग्रहण कर लेता है और अणुओं की गतिशीलता के कारण इसमें बहने का गुण पाया जाता है। इनका आयतन निश्चित होता है। गैस का आयतन एवं आकार अनिश्चित, इनका ना तो आयतन निश्चित ना ही आकार निश्चित, दोनों अनिश्चित होता है। गैस भी द्रव की तरह जिस बर्तन में रखे जाएंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेंगे। इनके अणु में जो दूरी होती है, इनके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए इनमें गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। तो आज हम बस इतना ही रहने देते हैं। अगर नेक्स्ट पार्ट में हम इसके पदार्थ, ठोस, द्रव, गैस के बीच में अंतर देखेंगे, गलनांक, क्वथनांक, हिमांक, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।